जय हिंद। कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज़ ने प्रोविंसेस में किस तरीके से रूल किया और अपने रूल के दौरान मिनिस्ट्रीज़ ने क्या कामकाज किया, उस सब के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले सेशंस में ख़त्म कर दी थी। इनफैक्ट हमने ये भी देखा था कि अक्टूबर 1939 में कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज़ रिज़ाइन कर देंगी और रिज़ाइन करने के पीछे का रीज़न बड़ा सिंपल था। ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट इन मिनिस्ट्रीज़ से बिना पूछे वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट करेगी और मिनिस्ट्रीज़ का ये कहना था कि आप हमसे बिना पूछे हमारे बिहाफ पे इस वर्ल्ड वॉर 2 में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसी प्रोटेस्ट के चलते अक्टूबर 1939 में कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज रिज़ाइन कर देंगी। इनका रूल बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा था नहीं, सिर्फ 28 महीने का रूल था। लेकिन इन 28 महीनों में कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज़ ने क्या कामकाज किए, क्या रिफॉर्म्स किए, उस सब के बारे में हमने पढ़ लिया है। अच्छा, ये जो वर्ल्ड वॉर 2 है ये शुरू हुआ सितंबर 1939 में। वर्ल्ड वॉर 2 कब शुरू हुआ? सितंबर 1939 में। लेकिन इसके शुरू होने से काफ़ी पहले से ही दुनिया भर में, स्पेशली यूरोप में, एक माहौल बनने की शुरुआत हो गई थी। लोगों को ये समझ में आने लग गया था कि वर्ल्ड वॉर 2 किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे शुरू हो सकता है, बिकॉज हिटलर बेहद अग्रेसिव हो गया था। जब पूरी दुनिया में ये वर्ल्ड वॉर 2 का माहौल बन रहा था, तब इंडिया में कांग्रेस में क्राइसिस चल रहे थे ऑन द मेथड ऑफ स्ट्रगल। ये क्राइसिस क्या थे, इसके बारे में आज अपन बातचीत करेंगे, पढ़ेंगे। दूसरा, सुभाष चंद्र बोस साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से कांग्रेस के दो बड़े इंपॉर्टेंट सेशंस हुए। एक था हरिपुरा का सेशन और दूसरा था त्रिपुरी का सेशन। इन दोनों सेशंस के बारे में भी आज अपन बातचीत करेंगे, पढ़ेंगे। देखो, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कांग्रेस क्राइसिस ऑन मेथड ऑफ स्ट्रगल के बारे में, और इसके बारे में थोड़ा बहुत हमने पढ़ा हुआ है। जब सीडीएम को विड्रॉ किया गया, जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को विड्रॉ किया गया, तो उसके बाद से ये देखने को मिला कि कांग्रेस में एक लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल रहा है। कांग्रेस में एक लैक ऑफ यूनिटी देखने को मिल रही है, यूनिटी में कमी देखने को मिल रही है। छोटी छोटी बात पे कांग्रेस में अलग अलग ग्रुप्स खड़े हो जाते थे। जैसे एक ग्रुप ये कहता था कि हमें तो कंस्ट्रक्टिव कामकाज के ऊपर फोकस करना चाहिए, दूसरा ग्रुप ये कहता था कि नहीं साहब, हमें तो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना चाहिए, और तीसरा ग्रुप इन दोनों को क्रिटिसाइज करता था और कहता था कि हमें तो मास मूवमेंट को कंटिन्यू करना चाहिए। मतलब सीडीएम के विड्रॉ होने के बाद कांग्रेस के अंदर एक लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल रहा था। इनफैक्ट हमने फर्स्ट स्टेज ऑफ डिबेट्स के बारे में पढ़ा था, और फर्स्ट स्टेज ऑफ डिबेट्स के दौरान एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा भी आया था जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ये उम्मीद कर रही थी और नेशनलिस्ट लीडर्स को ये डर था कि कहीं कांग्रेस में एक बार फिर से सूरत जैसा स्प्लिट ना हो जाए। कांग्रेस की इतनी सिचुएशन खराब थी कि लोगों को ये डर लगने लग गया था कि कहीं कांग्रेस में सूरत जैसा स्प्लिट ना हो जाए। लेकिन इतने डिफरेंसेस के बावजूद भी कांग्रेस की यूनिटी बनी रहेगी, और इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे गांधी। जब भी कांग्रेस में ये अलग अलग ग्रुप्स इमर्ज होंगे तो गांधी इन सब से बातचीत करेंगे, इन सबको पैसिफाई करने की कोशिश करेंगे, चीज़ों को बैलेंस आउट करने की कोशिश करेंगे और कांग्रेस की यूनिटी को बना के रखेंगे। एटलीस्ट ऑन द सरफेस कांग्रेस की यूनिटी बनी रहेगी। लेकिन हाँ, विद इन दी कांग्रेस ये देखने को मिल रहा था कि कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ी कमी आई है, कांग्रेस की यूनिटी में थोड़ी कमी आई है। और गांधी जी का मानना ये था कि ये जो लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इसके पीछे रीजंस क्या हैं? इसके पीछे रीजंस हैं कि कांग्रेस में करप्शन बढ़ता जा रहा है, कांग्रेस में इनडिसिप्लिन बढ़ता जा रहा है। गांधी जी का ये कहना था कि लीडर्स जो हैं वो एक दूसरे के राइवल्स बनते जा रहे हैं। गांधी जी का ये कहना था कि कांग्रेस में अपने डोमिनेंस को स्टैब्लिश करने के लिए बिना बात पे कांग्रेस के लीडर्स एक दूसरे से झगड़ा करने के लिए तैयार हैं। गांधी जी का ये भी कहना था कि ये जो कांग्रेस की कमिटीज़ हैं, जो कि अपने आप में बेहद पावरफुल हुआ करती थी, इन कमिटीज़ में एंटर करने के लिए, इन कमिटीज़ में अपने डोमिनेंस को स्टैब्लिश करने के लिए लीडर्स जो हैं वो अनएथिकल मीन्स को यूज़ कर रहे हैं। मतलब एक तरीके से गांधी जी ये कह रहे थे कि कांग्रेस के लीडर्स के बीच में एक हंगर फॉर पावर देखने को मिल रही है, और इस पावर के चलते कांग्रेस में यूनिटी में कमी आ रही है, कांग्रेस में ऑर्गेनाइजेशन में कमी आ रही है। और गांधी जी का ये मानना था, ये कहना था कि कांग्रेस अभी किसी मूवमेंट को लॉन्च करने के लिए तैयार नहीं है। पहले कांग्रेस को अपना ऑर्डर ठीक करना पड़ेगा, पहले कांग्रेस को एक बार फिर से डिसिप्लिन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, पहले कांग्रेस को एक बार फिर से यूनिटी को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, उसके बाद किसी मूवमेंट की बातचीत की जाएगी। इनफैक्ट गांधी जी का ये भी कहना था कि अभी मासेस भी तैयार नहीं है किसी मूवमेंट के लिए, अभी मासेस भी मूड में नहीं है
किसी लंबे स्ट्रगल के लिए। सोचो, सबसे प्रोमिनेंट लीडर उस दौर का क्या, आज तक का, वो लीडर जो कि कांग्रेस को ऑलमोस्ट लीड कर रहा है, जो कि कांग्रेस में यूनिटी को बनाए रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो लीडर ये कह रहा है कि कांग्रेस में करप्शन आ गया है, वो लीडर ये कह रहा है कि कांग्रेस में इनडिसिप्लिन आ गया है, और उस लीडर का ये मानना है कि कांग्रेस अभी किसी मूवमेंट को लॉन्च करने के लिए तैयार नहीं है। पहले कांग्रेस को डिसिप्लिन स्टैब्लिश करने की ज़रूरत है, यूनिटी स्टैब्लिश करने की ज़रूरत है। उस लीडर का ये कहना है कि अभी मासेस भी तैयार नहीं है। और इस बैकड्रॉप में कांग्रेस के दो बड़े इंपॉर्टेंट सेशंस होंगे, एक होगा हरिपुरा सेशन और दूसरा होगा त्रिपुरी सेशन। हरिपुरा गुजरात में हुआ करता था और त्रिपुरी मध्य प्रदेश सेंट्रल प्रोविंस में हुआ करता था। और इन दोनों ही सेशंस के प्रेसिडेंट बनेंगे सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस साहब के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होगा। बोस साहब जो हैं वो मैन ऑफ एक्शन थे। सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो अपने आइडियाज़ में बेहद रेडिकल थे। आपको पता होगा, आर्मी वार्मी लेकर आ गए थे इंडिया को आज़ाद कराने के लिए, इतने रेडिकल थे। बोस साहब का मानना ये था कि भाई बैठ के चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं है, एक्शन लो। बोस साहब का मानना ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाओ और जल्दी से जल्दी इनको देश से बाहर निकालो। अब सोचो, एक तरफ गांधी ये कह रहे हैं कि अभी कांग्रेस तैयार नहीं है किसी मूवमेंट को लॉन्च करने के लिए, पहले कांग्रेस में डिसिप्लिन को लेकर आओ, यूनिटी को लेकर आओ। गांधी ये कह रहे हैं कि अभी मासेस भी तैयार नहीं हैं, और ऐसे में कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन जाएंगे सुभाष चंद्र बोस, जो कि ये कहेंगे कि आप यूनिटी की चिंता मत करो, आप मासेस की चिंता मत करो, यूनिटी है, मासेस तैयार हैं। आप तो ये सोचो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर कैसे बनाना है, आप तो ये सोचो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में मूवमेंट को कैसे लॉन्च करना है, आप तो ये सोचो कि इस ब्रिटिश गवर्नमेंट को देश से बाहर कैसे निकालना है। बोस साहब इनफैक्ट उन कुछ लीडर्स में थे जो कि जब ये मास मूवमेंट की बातचीत की जाएगी, कांग्रेस में एक ग्रुप इमर्ज होगा जो ये कहेगा कि हमें मास मूवमेंट को कंटिन्यू करना चाहिए। तो ये जो लीडर्स हैं, ये जो ग्रुप है, इसको लीड कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसको लीड कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस अपने आइडियाज़ और अपनी आइडियोलॉजी को लेकर मेंटली बेहद स्ट्रांग थे। बोस साहब का जो भी आइडिया होता था, जो भी ओपिनियन होता था, उसको बोस बड़ा स्ट्रांगली सामने रखते थे। कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सामने कितना बड़ा लीडर है। इनफैक्ट एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा जब गांधी जी के अगेंस्ट चले जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। ये याद रखना कि गांधी जी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन हाँ अपने व्यूज़ को इतना स्ट्रांगली रखेंगे कि ऐसा लगेगा कि बोस वर्सेस गांधी की शुरुआत हो गई है। अपन इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि बैकड्रॉप में स्टोरी क्या है। सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो बंगाल प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट हुआ करते थे और हमेशा से ही बंगाल कांग्रेस में बेहद पॉपुलर हुआ करते थे बोस। अपन ने पहले भी पढ़ा है कि जब बंगाल कांग्रेस में फ्रैक्शन आएगा सेकेंड रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के दौरान, तो एक ग्रुप को लीड करेंगे जेएम सेनगुप्ता और दूसरे को लीड करेंगे सुभाष चंद्र बोस। तो बेहद पॉपुलर हुआ करते थे। इवेंचुअली बंगाल प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट बन जाएंगे। बोस जो हैं वो यूथ में, वो यंग लोगों में बेहद पॉपुलर थे। इनफैक्ट उस दौर में दो ही लीडर्स यंग लोगों में बेहद पॉपुलर थे, एक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरे थे सुभाष चंद्र बोस। इनफैक्ट कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर ट्रू सेंस में पंडित जवाहरलाल नेहरू का कोई कॉम्पिटिटर हो सकता था तो वो हो सकते थे सुभाष चंद्र बोस। लेकिन स्थिति कुछ ऐसी बनेगी कि सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो देश छोड़ के चले जाएंगे और नेहरू फिर एक तरीके से सोल रिप्रेजेंटेटिव रह जाएंगे इस कंट्री के। बोस बेहद पॉपुलर थे यंग लोगों के बीच में। बोस ने ट्रेड यूनियन मूवमेंट को प्रमोट करने के लिए खूब सारा कामकाज किया। और अभी अपन बात कर रहे थे कि बोस अपने आइडियाज़ को लेकर बेहद स्ट्रांग थे। जब मोतीलाल नेहरू साहब की नेहरू रिपोर्ट आएगी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ साथ सुभाष चंद्र बोस इस नेहरू रिपोर्ट को बहुत स्ट्रांगली अपोज करेंगे और बोलेंगे कि ये जो डोमिनेंट स्टेटस की बातचीत की जा रही है ये तो गलत है, अब तो हमें पूर्ण स्वराज की बातचीत करनी चाहिए। कांग्रेस के लाहौर सेशन में जो कि 1929 में हुआ, उसमें जब पूर्ण स्वराज के रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया जाएगा तो सुभाष चंद्र बोस इसको बढ़ चढ़ के सपोर्ट करेंगे। जब गांधी जी 1930 में सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट की शुरुआत करेंगे तो बोस इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। इनफैक्ट इनको अरेस्ट भी कर लिया जाएगा। लेकिन जब गांधी जी सीडीएम को सस्पेंड करेंगे तो बोस इसको बहुत स्ट्रांगली अपोज करेंगे। जब गांधी इरविन पैक्ट साइन होने वाला होगा
तो बोस इसको भी बहुत स्ट्रांगली अपोज करेंगे और बोस ये कहेंगे कि सरकार अगर भगत सिंह और उनके साथियों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है तो हमें ये गांधी इरविन पैक्ट साइन नहीं करना चाहिए। स्टोरी आपको समझ में आ रही होगी। एक तरफ गांधी हैं जो कि ये कह रहे हैं कि अभी हम मूवमेंट को लॉन्च करने के लिए तैयार नहीं है, अभी कांग्रेस तैयार नहीं है, अभी मासेस तैयार नहीं है, और दूसरी तरफ कांग्रेस के एक ऐसे प्रेसिडेंट बन जाएंगे जो कि अपने आइडियाज़ को लेकर रेडिकल हैं, जो कि एक्शंस में ज़्यादा बिलीव करते हैं, जिनका ये कहना है कि देखो यूनिटी बन जाएगी, मासेस तैयार हैं, आप तो तरीका ढूंढो इस ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाने का, आप तो तरीका ढूंढो कि हमें मूवमेंट कैसे लॉन्च करना है और इस सरकार को देश से बाहर कैसे निकालना है। इस बैकड्रॉप में हुआ हरिपुर सेशन। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। ऐसे ही काम करता है यूट्यूब। ये तो मैं बोलूँ ना बोलूँ भूल जाऊँ, ये तो दबाई दिया करो। शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, या जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं उनको शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, बोस का अपना सोचने का तरीका है, गांधी जी का अपना है, और इस बैकड्रॉप में होगा हरिपुर सेशन। हरिपुर सेशन हुआ फरवरी 1938 को और इसके प्रेसिडेंट बने सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस साहब को यूनैनिमसली इलेक्ट किया जाएगा, मतलब सर्वसम्मति से 1938 के इस हरिपुरा सेशन में सुभाष चंद्र बोस को प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा। सुभाष चंद्र बोस अपने एड्रेस में ये कहेंगे कि ये जो कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज बनी हैं इनमें बेहद पावर है रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन लाने की, रेडिकल बदलाव लाने की। हरिपुरा सेशन में एक नेशनल प्लानिंग कमेटी को सेटअप किया जाएगा। हमारे कंट्री में ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्लान करने के लिए नेशनल प्लानिंग कमेटी को सेटअप किया जाएगा इस हरिपुरा सेशन में। और दूसरा, कांग्रेस जो है वो प्रजा मंडल मूवमेंट को अपना मॉरल सपोर्ट देगी। प्रिंसली स्टेट्स में जो प्रजा मंडल मूवमेंट चल रहा था, जिसके बारे में अपन ने बातचीत की थी पिछले वाले सेशन में, उस मूवमेंट को कांग्रेस मॉरली सपोर्ट करेगी। देखो, एक इंडिकेशन सुभाष चंद्र बोस साहब ने दे दिया है कि उनके आइडियाज़ जो हैं वो थोड़े रेडिकल हैं, वो एक्शन लेना चाहते हैं। कैसे? बोस साहब ने क्या कह दिया कि ये जो मिनिस्ट्रीज़ हैं इनमें इतनी पावर है कि ये रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ सकती हैं। लेकिन हरिपुरा सेशन की दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो बेहद इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर नेशनल प्लानिंग कमेटी को सेटअप किया गया, और दूसरा, कांग्रेस ने प्रजा मंडल मूवमेंट को मॉरली सपोर्ट किया। अच्छा, 1938 का ये जो हरिपुरा सेशन है ये आराम से निकल गया। लेकिन फिर 1939 में एक बार फिर से सुभाष चंद्र बोस ने बोला कि मैं तो प्रेसिडेंट पोस्ट का इलेक्शन लड़ूंगा, और इस बार दिक्कत हो गई बिकॉज बोस साहब ये कह रहे थे कि मैं रिप्रेजेंट करता हूँ नए आइडियाज़ को, मैं रिप्रेजेंट करता हूँ नई आइडियोलॉजी को, मैं रिप्रेजेंट करता हूँ आज की प्रॉब्लम्स को और उनके सॉल्यूशन के तौर पे क्या प्रोग्राम्स चलाए जाने चाहिए उनको। वो सब बोलेंगे कि देखो, मैं जो नई यंग पॉपुलेशन है उसको रिप्रेजेंट करता हूँ और मैं एक बार फिर से प्रेसिडेंट पोस्ट का चुनाव लड़ूंगा। अच्छा, दोबारा चुनाव लड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत यह है कि बोस जो हैं वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अगेंस्ट में चले जाएंगे, एक अथॉरिटेरियन एटीट्यूड ले लेंगे और ये बोलेंगे कि मैं रिप्रेजेंट करता हूँ नए आइडियाज़ को, मैं रिप्रेजेंट करता हूँ नई आइडियोलॉजी को, आपको पता ही नहीं है, और इसलिए मुझे एक बार फिर से प्रेसिडेंट बनना चाहिए। तो जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी है, जो कि कांग्रेस की सबसे पावरफुल बॉडी थी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर्स सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, वो सब बोस साहब से अग्री नहीं करेंगे, वो सब बोस साहब के इस इलेक्शन में खड़े होने के साथ में अग्री नहीं करेंगे। उनका कहना ये था कि आप ऐसा एटीट्यूड नहीं ले सकते हैं। उनका कहना ये था कि जिन नए आइडियाज़ के बारे में, जिन नए आइडियोलॉजीज़ के बारे में आप बात कर रहे हो, उनके ऊपर ऑलरेडी कांग्रेस की कमेटीज़ में काम चल रहा है। और गांधी जी भी बोस साहब के इस एटीट्यूड के साथ में खुश नहीं थे। गांधी वॉज ऑल्सो नॉट हैप्पी विद द बोस कैंडिडेचर। बोस साहब का ये जो एटीट्यूड था कि मैं नए आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करता हूँ, बोस जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अगेंस्ट में जा रहे थे, उससे गांधी जी भी खुश नहीं थे। और गांधी जी जो हैं वो अपना एक कैंडिडेट अनाउंस कर देंगे जिसका नाम था पटाभी सीतारामैया, और एक तरीके से प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए बोस वर्सेस गांधी हो जाएगा, बिकॉज गांधी जी के कैंडिडेट का नाम क्या है? पटाभी सीतारामैया। अब सोच के देखो, बोस साहब के अगेंस्ट में गांधी जी भी हैं, बोस साहब के अगेंस्ट में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी भी है,
जिसमें उस दौर के सबसे पावरफुल लीडर्स बैठे हुए हैं। वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी भी बोस साहब के अगेंस्ट में, लेकिन बोस क्या कह रहे हैं कि साहब मेरा अधिकार है, मैं तो चुनाव लड़ूंगा, अगर आपको दिक्कत है तो चुनाव में हरा दो और पटाभी सीतारमैया को जिता दो। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी जो है वो पटाभी सीतारमैया को सपोर्ट करेगी, लेकिन कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के सपोर्ट के बावजूद, गांधी जी के सपोर्ट के बावजूद पटाभी सीतारमैया हार जाएंगे और कांग्रेस बोस साहब को चुनाव जिता देगी। बोस साहब चुनाव जीतेंगे विद द हेल्प ऑफ सोशलिस्ट एंड विद द हेल्प ऑफ कम्युनिस्ट लीडर्स। सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट लीडर्स जो हैं वो बढ़ चढ़ के बोस साहब को सपोर्ट करेंगे और बोस साहब को 1580 वोट्स मिलेंगे। पटाभी सीतारमैया को सिर्फ 1377 वोट्स मिलेंगे। कितने वोट्स मिले उनको याद मत रखो, ये याद रखो कि गांधी जी के अगेंस्ट जाके, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के अगेंस्ट जाके बोस इस चुनाव को जीत जाएंगे और कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन जाएंगे। गांधी हालांकि सुभाष चंद्र बोस को कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, लेकिन साथ ही ये भी कह देंगे कि ये जो हार है ये पटाभी सीतारमैया की हार नहीं है, ये मेरी हार है, बिकॉज पटाभी मेरे कैंडिडेट थे। मतलब गांधी जी एक तरीके से कांग्रेस के ऊपर एक मॉरल प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे और ये बोलेंगे कि आपने पटाभी को नहीं हराया है, आपने मुझे हराया है। और इस बैकड्रॉप में त्रिपुरी सेशन होगा कब? मार्च 1939 में, जिसके प्रेसिडेंट थे बोस। और आपको समझ में आ रहा है कि कांग्रेस में टेंशन है, आपको समझ में आ रहा है कि ये जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी है इसकी और बोस साहब की बनती नहीं है। आपको समझ में आ रहा है कि बोस साहब और गांधी जी के बीच में भी डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस हैं आइडियोलॉजी को लेकर, डिफरेंसेस हैं मेथड्स ऑफ स्ट्रगल को लेकर। हमने पिछले ही स्लाइड में पढ़ा है कि गांधी जी का मानना क्या था कि कांग्रेस अभी तैयार नहीं है किसी मूवमेंट को लॉन्च करने के लिए। गांधी जी का मानना क्या था कि कांग्रेस में पहले डिसिप्लिन को लाने की ज़रूरत है, पहले यूनिटी को लाने की ज़रूरत है। गांधी जी का मानना क्या था कि अभी मासेस तैयार नहीं है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस साहब का एटीट्यूड क्या है कि देखो यूनिटी की चिंता मत करो, आप इन मासेस की चिंता मत करो, ये तो तैयार हैं, आप तो रास्ता ढूंढो कि मूवमेंट कैसे लॉन्च करना है, आप तो रास्ता ढूंढो कि प्रेशर कैसे बनाना है ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर, आप तो रास्ता ढूंढो कि इस ब्रिटिश गवर्नमेंट को हमें किस तरीके से बाहर निकालना है। बोस बात कर रहे हैं एक्शन के बारे में, गांधी बात कर रहे हैं कि अभी हम तैयार नहीं हैं। दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। मतलब पहले से ही त्रिपुरी सेशन शुरू हुआ, उसके पहले से ही एक टेंशन देखने को मिल रहा है कांग्रेस वर्किंग कमेटी और बोस साहब के बीच में, बोस साहब के बीच में और गांधी जी के बीच में। और ऐसी एक मीटिंग में बोस साहब जो हैं वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर्स को अक्यूज करेंगे और बोलेंगे कि जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर्स हैं ये सरकार के साथ में फेडरेशन के क्वेश्चन पे कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हैं। और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर्स जो कि अपने आप में इन्फ्लुएंशियल हुआ करते थे वो नाराज़ हो जाएंगे। वो बोलेंगे कि आप कैसे हमारे राष्ट्रवाद के ऊपर, हमारे प्रिंसिपल्स के ऊपर सवाल उठा सकते हो। और कांग्रेस वर्किंग कमेटी बोलेगी कि ऐसे प्रेसिडेंट के साथ में हम काम नहीं कर सकते हैं और कांग्रेस वर्किंग कमेटी रिज़ाइन कर देगी। और इसी को बुलाया जाता है त्रिपुरी क्राइसिस। क्या बुलाया जाता है? त्रिपुरी क्राइसिस। ये जो त्रिपुरी सेशन में कांग्रेस के प्रेसिडेंट बोस और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के बीच में ये जो तनाव शुरू हुआ, इस तनाव के चलते जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी रिज़ाइन कर देगी तो इसको बुलाया जाएगा त्रिपुरी क्राइसिस। देखो आगे क्या होगा। बोस की डिमांड ये थी कि हमें इमीडिएटली स्वराज डिमांड करना चाहिए ब्रिटिश गवर्नमेंट से। हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट को सिर्फ 6 महीने का टाइम देना चाहिए कि या तो 6 महीने में हमें स्वराज दो, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस दो, और अगर नहीं दोगे तो हम मास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करेंगे। लेकिन गांधी जी का मानना अलग था। गांधी जी का मानना ये था कि अभी कांग्रेस तैयार नहीं है, अभी मासेस तैयार नहीं है। गांधी जी का मानना ये था कि अभी कम्युनल डिस्कॉर्ड है, मुस्लिम लीग हमारे साथ मिलकर लड़ने को तैयार नहीं है, क्लास स्ट्राइफ है, क्लास में डिवीजन है। गांधी जी का मानना ये था कि अभी यूनिटी की कमी है और अभी हम किसी भी मूवमेंट को लॉन्च नहीं कर सकते हैं। मतलब गांधी वर्सेस बोस थोड़ा थोड़ा देखने को मिल रहा है। अच्छा, बोस बहुत अथॉरिटेरियन तौर पे ये कह रहे हैं कि हमें मूवमेंट के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। गांधी जी ये कह रहे हैं कि नहीं साहब अभी हम तैयार नहीं हैं। बोस साहब की कांग्रेस वर्किंग कमेटी के साथ में बन नहीं रही है और कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने रिज़ाइन कर दिया है। मतलब अब कोई कांग्रेस वर्किंग कमेटी है नहीं। मीनवाइल क्या होगा कि जीडी पंत जो हैं, गोविंद वल्लभ पंत जो हैं, वो बहुत स्मार्टली एक खेल खेलेंगे। वो क्या करेंगे कि एक रेजोल्यूशन पास करेंगे और बोलेंगे कि जो भी लोग गांधीयन पॉलिसीज़ के फेवर में हैं उसमें अपने फेथ को रखते हैं
वो इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करो और ये जो रेजोल्यूशन है इसको यूनैनिमसली पास कर दिया जाएगा। मतलब एक मैसेज जाएगा कि लोग बोस साहब को सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद अभी भी गांधी जी के अगेंस्ट में जाने को तैयार नहीं है। मतलब ये जो सोशलिस्ट हैं, ये जो कम्युनिस्ट हैं, जिनकी वजह से बोस साहब प्रेसिडेंट बने थे, जिनकी वजह से बोस साहब चुनाव जीते थे, ये भी इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करेंगे और अपना फेथ गांधीयन पॉलिसीज में एक बार फिर से रिस्टोर करेंगे। मतलब ऐसा लगता है कि बोस साहब ने ये जो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट लीडर्स थे इनकी सपोर्ट को थोड़ा ओवर एम्फसाइज कर लिया, या ये कहें कि ओवर कैलकुलेट कर लिया। बोस साहब को ये लग रहा था कि यार अगर मेरे को इतना सपोर्ट किया है, मेरे को प्रेसिडेंट बनाया है, तो मैं जिस तरीके से अपनी बातचीत को रखूंगा, मैं जिस तरीके से कांग्रेस को इस स्ट्रगल को आगे बढ़ाना चाहूँगा, उसमें भी ये सोशलिस्ट लीडर्स, ये कम्युनिस्ट लीडर्स मुझे सपोर्ट करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बिकॉज सोशलिस्ट लीडर्स को, कम्युनिस्ट लीडर्स को ये समझ में आ रहा था कि गांधी अपने आप में टावरिंग है। अगर गांधी अलग जाएंगे कांग्रेस से तो कांग्रेस टूट जाएगी, और अगर कांग्रेस टूट गई तो इन लीडर्स की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ये जो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट लीडर्स हैं ये गांधी जी को सपोर्ट करेंगे, गांधी जी की पॉलिसीज़ में अपने फेथ को रीअफर्म करेंगे, रिस्टोर करेंगे। अच्छा, बोस साहब अकेले पड़ गए हैं। वो लोग जिन्होंने इनको चुना वो भी अब गांधी जी के साथ में खड़े हुए हैं। गांधी जी पहले ही अपोज कर रहे थे, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने रिज़ाइन कर ही दिया है, और बोस क्योंकि प्रेसिडेंट थे तो बोस साहब को बोला जाएगा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी को नॉमिनेट करो। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने रिज़ाइन कर दिया है, कामकाज को आगे बढ़ाना है तो आप कांग्रेस वर्किंग कमेटी को नॉमिनेट करो। सुभाष चंद्र बोस मना कर देंगे और गांधी जी को बोलेंगे कि देखो आप बड़े हैं, आप नॉमिनेट करो। इनफैक्ट बोस साहब कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरीके से गांधी जी मान जाएं, बिकॉज अगर गांधी जी मान जाएंगे तो पूरी कांग्रेस मान जाएगी। बट गांधी जी भी अपनी आइडियोलॉजी को लेके बेहद स्ट्रांग थे। गांधी जी ने बोला कि नहीं साहब, आप प्रेसिडेंट हो, आप CWC को नॉमिनेट करो, मैं नॉमिनेट नहीं करूंगा। बेसिकली ये दोनों लीडर्स एक दूसरे की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को नीचा नहीं दिखा रहे हैं, अपनी अपनी आइडियोलॉजी है, बैटल ऑफ आइडियोलॉजीज है। गांधी को लग रहा है कि अभी हम तैयार नहीं हैं। गांधी ये कह रहे हैं कि वो रेडिकल लाइंस पे कांग्रेस के मूवमेंट को, स्ट्रगल को लीड नहीं करेंगे। बोस को लग रहा है कि नहीं साहब, हमें अभी मूवमेंट लॉन्च करना चाहिए। और बैकड्रॉप में एक कहानी और है। बैकड्रॉप में कहानी ये है कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड का माहौल बन रहा है। तो बोस ये कह रहे हैं कि भाई वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने वाला है, माहौल बन रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर है, क्यों ना इस टाइम को यूटिलाइज किया जाए और ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाया जाए, इंडिपेंडेंस डिमांड किया जाए। गांधी ये कहेंगे कि ये टाइम सही नहीं है। दोनों ही लीडर्स अपनी अपनी चीज़ पे अड़े हुए हैं, अपनी अपनी बात पे अड़े हुए हैं, और सर्कमस्टेंसेस ऐसे क्रिएट हो जाएंगे कि बोस साहब के पास में कोई ऑप्शन ही नहीं होगा बट टू रिज़ाइन। देखो, ना तो गांधी जी बोस साहब के फेवर में हैं, ना कांग्रेस की वर्किंग कमेटी जिसने अब तक रिज़ाइन कर दिया था, जिसमें बड़े प्रोमिनेंट लीडर्स थे, वो बोस साहब के फेवर में हैं। इनफैक्ट जिन सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट की वजह से बोस साहब प्रेसिडेंट बने थे, उन्होंने भी एक बार फिर से अपना फेथ गांधीयन पॉलिसीज़ में रीअफर्म कर दिया है। मतलब बोस पूरी तरीके से अकेले हैं। बोस साहब को दिख गया कि प्रेसिडेंट बने रहने से कोई काम चलेगा नहीं, बिकॉज कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है, और बोस इस बैकड्रॉप में रिज़ाइन कर देंगे इन अप्रैल 1939। बोस कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप से अप्रैल 1939 में रिज़ाइन कर देंगे, और इनके रिज़ाइन करने के बाद राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट इलेक्ट होंगे। बोस साहब ने रिज़ाइन कर दिया, राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो बन गए प्रेसिडेंट। ये जो पूरा झमेला चला है कांग्रेस वर्किंग कमेटी और बोस साहब के बीच में, बोस साहब और गांधी जी के बीच में, इस त्रिपुरी सेशन में, इसी को बुलाया जाता है त्रिपुरी क्राइसिस। क्या बुलाया जाता है? त्रिपुरी क्राइसिस। अच्छा, अप्रैल 1939 में बोस रिज़ाइन कर देंगे अपनी प्रेसिडेंटशिप से, और मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस फॉर्म करेंगे फॉरवर्ड ब्लॉक को। किसको फॉर्म करेंगे? फॉरवर्ड ब्लॉक को। ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक है ये कांग्रेस के अंदर ही एक नई पार्टी बनाई गई थी बाय सुभाष चंद्र बोस। कहाँ पे बनाई गई? उन्नाव में बनाई गई। उन्नाव जो कि यूपी में है, वहाँ पे बनाई गई। मई 1939 में बोस फॉर्म करेंगे फॉरवर्ड ब्लॉक को, जो कि कांग्रेस के अंदर ही एक नई पार्टी थी। कहाँ बनाई गई? उन्नाव में इसको फॉर्म किया गया। अच्छा, पार्टी को बना लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिर जुलाई 9 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के रेजोल्यूशन के अगेंस्ट में जाते हुए सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो
वो एक ऑल इंडिया प्रोटेस्ट का कॉल देंगे। AICC ऐसा नहीं चाहती थी, इसके अगेंस्ट में जाकर बोस साहब बोलेंगे कि हम ऑल इंडिया प्रोटेस्ट करेंगे। और जब बोस साहब ने ये अनाउंसमेंट किया तो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी बोस साहब के अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी एक्शन लेगी। अगस्त 1939 में इनको बंगाल प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी की प्रेसिडेंट की पोस्ट से हटा दिया जाएगा और अगले 3 साल के लिए ये कांग्रेस की किसी भी पोजीशन पर इलेक्ट नहीं हो सकते हैं, इनको डीबार कर दिया जाएगा। मतलब एक तरीके से बोस साहब ने भी ये डिमांड करी थी कि यार मुझे कांग्रेस से निकालो, बिकॉज बोस साहब को भी लग रहा होगा कि जब मेरी बात सुनी ही नहीं जाएगी तो मुझे निकाला क्यों नहीं जा रहा है। तो ये ऑल इंडिया प्रोटेस्ट का कॉल दिया और कांग्रेस ने भी इनको एक तरीके से निकाल ही दिया पूरी तरीके से, प्रेसिडेंट की पोस्ट से हटा दिया। दूसरा 3 साल के लिए बोल दिया कि आप किसी भी पोस्ट के लिए इलेक्ट नहीं किया जा सकते हो। हालांकि ये अगस्त 1939 में इनको प्रेसिडेंट की पोस्ट से हटाया जाएगा। 1940 में सुभाष चंद्र बोस को अरेस्ट कर लिया जाएगा। फिर जनवरी 1941 में ये एस्केप कर जाएंगे और शायद मार्च 1941 में बोस साहब जो हैं वो बर्लिन पहुंच जाएंगे। कहाँ पहुंच जाएंगे? बर्लिन पहुंच जाएंगे। और फिर सुभाष चंद्र बोस साहब की अपनी अलग कहानी है, उस कहानी को अपन पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ तक की अपनी बातचीत खत्म हो गई। इसमें अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। देखो, इसमें बेसिक 2 चीज़ें याद रखनी है। एक तो हरिपुर सेशन में नेशनल प्लानिंग कमेटी को सेटअप किया गया और दूसरा त्रिपुरी सेशन में ये जो त्रिपुरी क्राइसिस हुए ये क्या है, इनको थोड़ा ढंग से समझना। और एक ये भी चीज़ याद रख लेना कि फॉरवर्ड ब्लॉक को मई 1939 में फॉर्म किया गया था एज अ न्यू पार्टी विद इन कांग्रेस। किसने फॉर्म किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। और इसके साथ आज की अपनी बातचीत खत्म हो गई। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।